आवाम उठ के और दीगर लीडरान वतन उठ के मेरी मदद करें ताकि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने जा सकूं। कितने मिलियन लोग फ़िलिस्तीनी 1948 के बाद अपने मुल्क से ज़बरदस्ती धक्का देकर ताकत के बंदूक के ज़ोर पे निकाल के बाहर फेंक दिए गए। मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी कंट्री ऐसे लोगों की बनाई गई जो कि एक तरीके से दुनिया भर में जुल्म की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसकी शायद हिस्ट्री में कम मिसालें मिलती हैं। ये है जो ज़ायनिस्ट कंट्री इजराइल का नाम है। आईडीएफ मेरे ख्याल से उनकी इतनी शक्ति और ताकत नहीं है कि वो मुट्ठी भर लोगों से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। उन्हें अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है, उन्हें ब्रिटेन की तरफ देखना पड़ रहा है, उन्हें फ्रांस की तरफ देखना पड़ रहा है। जो अभी इंक्यूबेटर्स में एक दो महीने के भी नहीं हुए जो बच्चे, उनको मारने के लिए बिजली काट सकती है जो सोच, उसके खिलाफ जो लोग खड़े नहीं हो सकते वो क्या रसूल के मिंबर पे खड़े हो सकते हैं? फिलिस्तीन के लिए ये डिसाइसिव टाइम है और जो इस वक्त खड़ा नहीं होगा उनके साथ, वो ईमान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो उसमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं। कि भारत से भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वॉर क्राइम्स का केस होना चाहिए। फ़िलिस्तीन की आवाम का जो कत्लेआम जीनोसाइड किया जा रहा है वो सब वॉर क्राइम्स हैं। जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स किए जा रहे हैं वो वॉर क्राइम है। जो उनकी आवाज़ जेन्युइनली वो क्रिमिनल मीडिया दबा रही है, ज़ायनिस्ट मीडिया, और यहाँ पे जो क्रिमिनल मीडिया है इंडिया की वो भी वॉर क्राइम है। तो इनके खिलाफ मैं भी सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक मजबूत केस फाइल करें। लेकिन उसके लिए एक गुजारिश है मेरी सबसे मेरी यहाँ की मसरूफियत जो है उसमें आवाम उठ के और दीगर लीडरान वतन उठ के मेरी मदद करें ताकि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने जा सकूं। देखिए, इस सारे इशू को अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो शांति है ना वो इंसाफ से आती है। जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ शांति नहीं रहेगी। एक साइड को, एक ग्रुप को अगर ऐसा सोच लिया जाए कि हमने दबा लिया, कुचल लिया ताकत से, डंडे से, या अपने फॉल्स मीडिया प्रोपेगेंडा से बिल्कुल उसकी आवाज़ मिट्टी में मिला दी, तो वैसा हिस्ट्री बताती है कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। ये खुद यहूदियों की यानी कि ज्यूज़ की हिस्ट्री भी यही बताती है। तो और हर एक मज़हब की, हर एक कम्युनिटी की हिस्ट्री यही बताती है कि इंसाफ से ही शांति आती है। जब तक इंसाफ रहेगा शांति रहेगी। तो ये बात हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर फ़िलिस्तीन के लोगों की नहीं समझी जाएगी कि कितने मिलियन लोग फ़िलिस्तीनी 1948 के बाद अपने मुल्क से ज़बरदस्ती धक्का देकर ताकत के बंदूक के ज़ोर पे निकाल के बाहर फेंक दिए गए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि यहूदियों के साथ जुल्म हुआ है तो पूरी दुनिया के यहूदियों को एक जगह आना है और जो वहाँ बेचारे रहते थे कि उनको निकाल के पूरी दुनिया में फेंक देना है। तो ये क्या इंसाफ की बात हुई? यही हुआ ना कि जितने लोग अंदर आए ज्यूज़ या ज़ायनिस्ट, उतने लोग वहाँ से निकाल के पूरी दुनिया में फेंक दिए गए रेफ्यूजी बना के। मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे उनको रेफ्यूजी बना दिया, और जो रेफ्यूजी थे या अपने अपने देशों में सैकड़ों साल से आराम से रह रहे थे। और ख़ास तौर पे ये अगर हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी जाए कि अगर मज़हबों की नज़र से देखा जाए सारे इशू को, तो क्रिश्चियंस ने यहूदियों के साथ जुल्म किए, और वो हमेशा सब जगह जहाँ जहाँ भी वो बसे जाके वो जो इस्लामिक कंट्रीज सो कॉल्ड कही जाती थी वहाँ जाके उनको सुरक्षा प्रदान की गई। खुद यरूशलेम में, बैतुल मुक़द्दस में भी, हमेशा बैतुल मुक़द्दस में भी, जब तो खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद ने और हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस पहली बार जीती थी, तब भी क्या कहा था कि सबके बराबर के हक़, क्रिश्चियंस के भी, ज्यूज़ के भी और मुसलमानों के भी। जीतने के बाद और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब 1187 में जीती थी यरूशलेम दोबारा 90 साल के बाद, तब भी क्या कहा था
तब भी क्या कहा था कि हम वो काम नहीं करेंगे जो 90 साल पहले मुसलमानों के साथ क्रिश्चियन ने किया था, मतलब कत्लेआम किया था। सबको बराबर का हक है, खुशी से अपने अपने मज़हब का पालन करें, ये होता है इंसाफ, इससे आती है लास्टिंग पीस। तो 1200वीं शताब्दी से और 1920 तक लास्टिंग पीस क्यों आई? क्योंकि सबको बराबरी दी जा रही थी। अब 1948 के बाद से या उससे 50 साल पहले से जो ये ज़ायनिस्ट ताकतें इकट्ठी हुई, और ज़ायनिस्ट ताकतों का भी बुनियाद समझना चाहिए हमें। बुनियाद ये है कि इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके खिलाफ हैं ये सब ज़ायनिस्ट ताकतें, क्योंकि वो दूसरे लोगों का हक छीन के अपने पास लेने की साजिश है ज़ायनिज़्म का नाम। और आरएसएस भी उसी लाइन पे जाती है, मनुवाद भी यही है कि आपका हक छीन के मैं ले लूँ, मेजॉरिटी का हक छीन के हम खा जाएं। तो ये बुनियादी लड़ाई है। इस बुनियादी लड़ाई के तहत ज़ायनिस्ट कंट्री बनाई गई, भारत के टुकड़े कराए गए, और उसी वजह से मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी कंट्री ऐसे लोगों की बनाई गई जो कि एक तरीके से दुनिया भर में जुल्म की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसकी शायद हिस्ट्री में कम मिसालें मिलती हैं। ये है जो ज़ायनिस्ट कंट्री इजराइल का नाम है। इस बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों के घर थे उनको ओपन जेल बना दी गई, पूरी कंट्री को जेल बना दिया गया। और अगर इजराइल के नक्शे आप लोग देखेंगे किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे आपका घर है, किसी जेल भी तो 14% ही बची है अगर टोटल आप देखा जाए तो वो भी मैं कह रहा हूँ ना 22 से भी 14 रह गई है। तो और बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक अपना ऐसा ऑरा बना लिया करप्शन का अपना कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। 56 इंच की छाती तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी की है, लेकिन वहाँ मिस्टर सिक्योरिटी थे। तो जैसे ये पुलवामा में फेल हुए सोते हुए, या तो ये पिकनिक करते हुए मिले और वो 7 अक्टूबर को सोते हुए मिले। तो दोनों के कारनामे एक जैसे हैं, दोनों की हरकतें एक जैसी हैं, दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि इजराइल में वहाँ की जनता लाखों की तादाद में आके अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वॉर टाइम में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता की धीरे धीरे आँख खुलेगी। अभी हमास के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक आतंकवादी घटना की, और बेन्यामिन नेतन्याहू की ज़बान में ही उन्होंने क्या कहा कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। वॉर होती है दो कंट्रीज़ के बीच, वो वॉर है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ पे। जो प्रथम दृष्टया नज़र आता है, हमास ने भी शायद वॉर क्राइम्स किए हैं, इजराइल ने भी वॉर क्राइम्स किए हैं, क्योंकि वो नज़र आ रहा है। और मैं इनके साथ शायद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने की ताकत है दुनिया को, वो ज़ायनिस्ट ताकतों के पास, इजराइल के पास 100% से भी ज़्यादा है और उनके पास 1% से भी कम है। तो वॉर क्राइम्स तो हुए हैं। अब वॉर क्राइम्स हुए हैं तो वॉर क्राइम्स को साबित करने का तरीका एक ही है, और वो है, किसी भी क्राइम को साबित करने का तरीका होता है एक, वो है जब ट्रायल होता है, जब एविडेंस आता है। तो हमास के लोगों ने अगर वॉर क्राइम किए हैं तो उन्होंने 1% वॉर क्राइम किए हैं। इजराइल की आईडीएफ ने और बेन्यामिन नेतन्याहू साहब ने अगर वॉर क्राइम किए हैं तो वो 99% किए हैं। ये पूरी दुनिया में साफ नज़र आ रहा है, और उसकी जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त स्थिति यही है कि हर देश की किसी भी देश में उठा लें, चाहे अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति साहब आके आईडीएफ को ये बता के गए कि डरो मत, फ्रांस, जर्मनी, नहीं मैं 3 कंट्रीज़ का तो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वहाँ पे क्या बताने कि आईडीएफ वालों तुम डरो मत, हम अगर तुम लोगों को भागना भी पड़ेगा तो हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, भागना मत डर के। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आके क्या बोल के गए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मतलब लड़ो, तुम नहीं लड़ना चाहते तब भी लड़ो, हम खड़े ना पीछे। यही फ्रांस के मैक्रोन आके अभी जाके बताएंगे वहाँ पे। आईडीएफ मेरे ख्याल से उनकी इतनी शक्ति और ताकत नहीं है कि वो मुट्ठी भर लोगों से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। उन्हें अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है, उन्हें ब्रिटेन की तरफ देखना पड़ रहा है, उन्हें फ्रांस की तरफ देखना पड़ रहा है। तो जो अब इंटरनेशनल लीडर्स हैं, वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस की तरफ, यानी कि बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ हैं। अडानी जी एक एग्जांपल है। हर एक देश में इस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो सर्व करती है ये क्रिमिनल एक तरह से जो फोर्सेस हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस, हर एक के 2 नंबर के कामों में मदद करती हैं, हर एक के करप्शन को ढकने में मदद करती हैं, पेगासस लगाती हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ को कंट्रोल करने में पेगासस और इस सब चीज़ों में मोसाद एक्सपर्ट है। उसकी वजह से लीडर्स भले ही नज़र आ रहे हैं किसी भी देश के, लेकिन जनता
90% से ज़्यादा जो सर्वेज निकल के आ रहे हैं, और ब्रिटेन में भी अभी एक सर्वे आया है जो ये बता रहा है कि 87% से ज़्यादा, ब्रिटेन का सर्वे मैं बता रहा हूँ, वो पब्लिक जो है वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के साथ है। ये मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ। वहाँ के सीनियर टोरी लीडर्स जो लेबर नहीं, टोरी लीडर्स, वो फ़िलिस्तीन के साथ ओपनली खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके का हाल अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, सभी कंट्रीज़ में है। मुस्लिम कंट्रीज़ में तो मेरे ख्याल से जो लीडर्स भी हैं वो भी बहुत ही मजबूरी में कुछ नहीं बोल रहे, या जो बोल रहे हैं वो बहुत ही मतलब अपना दिल मार के, किस तरीके से वो दिल मारते होंगे, उन्हीं को मैं सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो फ़िलिस्तीन की इस मजलूमियत के साथ खड़ा ना हो। उसका एक एग्जाम्पल, आप तो मुझे लीडर्स की बात बता रहे थे दूसरे मुल्कों की, ये मैं तो अपने देश की बात करता हूँ। एक अमित शाही इमाम है, अमित शाही है ना वो इमाम, शाही इमाम तो नहीं है वो, क्योंकि अवाम का इमाम होना चाहिए। अमित शाही इमाम है। अभी अमित शाह साहब वक्त के शाह हैं, तो उनके इमाम जो हैं उन्होंने मुझे पिछले जुमे को अरेस्ट कराया। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ के नमाज़ पढ़ता, और जो जनता की आवाज़ है फ़िलिस्तीन की, जो भारत देश की ऑफिशियल स्टैंड है, वो आके दुनिया के सामने रखता। वो क्या कर रहे हैं? मिंबर रसूल पे बैठ के वही काम लीडर्स, जो कि गुंबद कैफ़े जैसे, हर एक का कोई ना कोई गुंबद कैफ़े है, जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ, जिन पे वाइट फॉस्फोरस फेंका जा रहा है, जिनके हॉस्पिटल्स में सैकड़ों लोगों को बमबारी करके मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स में मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके इंक्यूबेटर्स में बच्चे हैं सैकड़ों हज़ारों, उनकी बिजली काट के इंक्यूबेटर्स में बच्चे होते हैं क्या? दुनिया भर में कानून है 7 साल से पहले तो कोई बच्चा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। जो अभी इंक्यूबेटर्स में 1-1, 2-2 महीने के भी नहीं हुए जो बच्चे, उनको मारने के लिए बिजली काट सकती है जो सोच, उसके खिलाफ जो लोग खड़े नहीं हो सकते, वो क्या रसूल के मिंबर पे खड़े हो सकते हैं? उनको रसूल का मिंबर देखने की भी इजाज़त होनी चाहिए क्या? खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये तो सब, और भारत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ठंडी हवाएं, क्या इस सरजमीन से ठंडी हवाएं जाने के लिए हमारे ये जो बड़े बड़े कायद बैठे हैं ठंडी हवाएं पैदा कर रहे हैं यहाँ से? तो ये है असली वजह। अवाम, मैं कल से और 2 दिन से जगह जगह मस्जिदों में जा रहा हूँ, तो 100 आउट ऑफ 100 एक आदमी मुझे किसी मस्जिद में ऐसा नहीं मिल रहा, एक आदमी की बात कर रहा हूँ, जो ये ना बोल रहा हो कि प्राचा साहब आप फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। एक आदमी नहीं मिल रहा मुझे। मैं कितनी मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ चुका हूँ, कल से 2 दिन से मैं यही काम कर रहा हूँ। एक आदमी नहीं मिला, सिवाय एक जगह के, कुछ जगहों के। सबके इमाम भी मुझे मौका दे रहे हैं, सारे के सारे, और मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ सभी इमामों की। वहाँ पे मुझे मौका दे रहे हैं कि आप नमाज फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन खिताब करें, और पब्लिक का 100 आउट ऑफ 100 सपोर्ट है। फ़िलिस्तीन के लिए ये डिसाइसिव टाइम है, और जो इस वक्त खड़ा नहीं होगा उनके साथ, वो ईमान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो उसमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं।